गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर जो चैप्टर कर रहे थे प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, उसमें हम बाढ़ के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और बाढ़ कहाँ पर कितनी ज़्यादा आती है, या बाढ़ग्रस्त एरिया इंडिया में मतलब जहाँ पर ज़्यादा बाढ़ आती है वो कौन सा एरिया है। ठीक है, तो वो मैंने आपको मैप के जरिए करवा दिया था। अब जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे बाढ़ के परिणाम क्या होंगे और उसे नियंत्रित किस प्रकार किया जा सकता है। देखिए, असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात की तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात और हरियाणा में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की आर्थिक व्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बाढ़ न सिर्फ केवल फसलों को बर्बाद करती हैं बल्कि आधारभूत ढांचा जैसे कि सड़कें हैं, रेल पटरी हैं, पुल हैं, मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुंचाती है। देखिए, बाढ़ जो है, बाढ़ हमारे ज़्यादा पानी आ जाता है तो उस सिचुएशन को हम बाढ़ कहते हैं। ठीक है, और बाढ़ की सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है, और यह फसलों के अलावा और भी काफ़ी नुकसान करती हैं। जो हमारे भौतिक आधारभूत ढांचे हैं उनको भी यह प्राय बर्बाद कर देती हैं, जैसे कि हमारी सड़कें हैं, पुल हैं, ठीक है, रेल की पटरियां हैं, या फिर मानव की जो बस्तियां हैं उन सभी को यह नुकसान पहुंचाती हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां जैसे कि हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस और दूसरी दूषित जल जनित बीमारियां फैल जाती हैं। दूसरी ओर बाढ़ से कुछ लाभ भी हैं। हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती हैं। देखिए, जहां हमने बाढ़ के इतने सारे नुकसान देखे हैं तो उस बाढ़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। और वो फ़ायदा क्या होता है कि बाढ़ अपने साथ कुछ उपजाऊ मिट्टी साथ लेकर आती हैं, जिससे वहाँ की जो भूमि है उसकी उर्वरता क्षमता बनी रहती है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजोली जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, हर वर्ष बाढ़ग्रस्त होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपके यहाँ से ये बन जाता है कि एक ऐसा आइलैंड कौन सा है। ठीक है, जो नदीय द्वीप है तो वो कौन सा है, असम में स्थित है और मजोली है। ठीक है, और यह बाढ़ग्रस्त हो जाता है, परंतु यहाँ चावल की फसल जो है वह बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने गौण मात्र है। देखिए, यदि हम लाभ भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, लेकिन नुकसान जो है वह ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो लाभ है वह इस नुकसान के सामने केवल गौण मात्र है, ना के बराबर है। भारत सरकार और राज्य सरकारें हर वर्ष बाढ़ से पैदा होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत हैं। ये सरकारें बाढ़ की स्थिति से कैसे निपटती हैं, इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार होने चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाने चाहिए। देखिए, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, तटबंध बनाने चाहिए। नदियों पर बांध बनाना, वनीकरण, आमतौर पर बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना, नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाना और बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण रखना। इस दिशा में कुछ और कदम हो सकते हैं। आकस्मिक बाढ़ प्रभावित देश के पश्चिमी तथा उत्तरी भाग में ये ज़्यादा उपयोगी कदम होंगे। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात सूचना केंद्र तूफान के उफान से होने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब देखिए, हमने बाढ़ का कंप्लीट टॉपिक कर लिया है। आज हमारा नया टॉपिक होगा यहाँ पर सूखा। ठीक है, तो सूखा किसे कहते हैं। देखिए, सूखा एक ऐसी स्थिति है जब लंबे समय तक कम वर्षा होती है, अत्यधिक वाष्पीकरण होता है तथा जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए। सूखा किसे कहते हैं बेटा। सूखा एक ऐसी घटना होती है जिसके अंदर जो पानी का अत्यधिक वाष्पीकरण हो जाता है, या संक्षिप्त रूप में आप कह सकते हैं जब पानी की कमी हो जाती है हमारे भूतल पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सूखे के प्रकार। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है। ठीक है,
और इसका सामाजिक तथा स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। देखिए, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा क्या होता है? ऐसा सूखा जहाँ पर बरसात जो है वह लंबे समय तक काफ़ी कम होती है और इसका सामाजिक तथा स्थानिक वितरण जो है वह भी असंतुलित होता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर कृषि सूखे की, ठीक है। इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण जो है फसलें मुरझा जाती हैं। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उन्हें भी सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता है। देखिए, जो यह क्षेत्र होता है यह कृषि से संबंधित होता है। ऐसा सूखा तो यह भूमि आर्द्रता सूखा भी इसे कहा जाता है और मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें जो हैं वह सूख जाती हैं। और यदि 30% से अधिक जो कुल बोया गया क्षेत्र है उसमें 30% से अधिक पर सिंचाई हो रही है तो उसे सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता है। नेक्स्ट इसका टाइप कौन सा है? जल विज्ञान संबंधित सूखा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से, यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जल आपूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाता है, ठीक है। मतलब उसमें पानी की कमी आ जाती है ऐसे जलाशयों में, तो उसे जल विज्ञान संबंधी सूखा माना जाता है। पारिस्थितिकी सूखा, जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में भी जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। यह क्षतिग्रस्त हो सकता है, यह नुकसान पहुंचा सकता है और जो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी सूखा कहलाता है। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, भारत कृषि काफ़ी हद तक मानसून वर्षा पर ही निर्भर रहती है। हमारे देश में आप जानते हैं हमारी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वह कृषि पर ही निर्भर है और हमारे देश में कृषि जो है वह बरसात पर, मानसून पर निर्भर करती है। भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ महत्वपूर्ण तत्व हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। देखिए, यदि हम देखें तो क्षेत्र की बात करें तो वह टोटल 19% है और लोगों की बात करें, जनसंख्या की बात करें तो 12% पीपल टोटल पॉपुलेशन के सूखे से प्रभावित होते हैं। देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है, जिससे 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे। यह प्राय देखा गया है कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही होती है उसी समय दूसरे भाग में सूखे से जूझ रहे होते हैं। देखिए, ऐसी भी स्थिति उत्पन्न होती है कि जब इंडिया के अंदर एक जगह पर बाढ़ आई है तो दूसरा क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है। यह मानसून में परिवर्तनशीलता और उसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। सूखे का प्रभाव भारत में बहुत व्यापक है, परंतु कुछ क्षेत्र जहां ये बार बार पड़ते हैं तथा जहां इनका असर अधिक होता है, सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। तो देखिए, यहाँ से हम देखेंगे एक ऐसा, देखें अभी तक हमने पीछे जो पढ़ा वो हमने ड्रोट्स के टाइप पढ़े थे, ठीक है। और अब जो हम यहाँ पर करेंगे वो हम क्या करेंगे, अत्यधिक जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया का कौन कौन सा पार्ट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सूखे से प्रभावित है। तो देखिए, राजस्थान में ज़्यादातर भाग, विशेषकर अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थली, ठीक है। यहाँ राजस्थान की बात हो रही है और आपको पता है हमारा डेजर्ट्स जो हैं वो कहाँ पर है, राजस्थान में ही हैं। और यहाँ का जो ज़्यादातर भाग है जहाँ अरावली रेंजेस हैं, ठीक है। और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इसमें राजस्थान का जैसलमेर और बाड़मेर जिले भी सम्मिलित है, जहाँ 90 मिलीलीटर से भी कम औसत वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र देख लेते हैं। इसमें राजस्थान का पूर्वी भाग है, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग हैं और तमिलनाडु के उत्तरी भाग हैं।
झारखंड का दक्षिणी भाग है और उड़ीसा का आंतरिक भाग इस सूखे क्षेत्र में सम्मिलित है। मध्यम जो है वह राजस्थान का उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की जो हैं वह दक्षिणी जिले और गुजरात की बची हुई जिले और कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल हैं। भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या ना के बराबर सूखे से प्रभावित हैं। अब यहाँ हम देखेंगे, देखिए हमने 3 टाइप के सूखा क्षेत्र पढ़े हैं, ठीक है। और इन सूखा क्षेत्रों की हम जब बात कर रहे हैं तो अब यहाँ हम देखेंगे सूखे के परिणाम क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। पर्यावरण और समाज पर सूखे का सौंपने प्रभाव पड़ता है। फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है। देखिए जिसे अकाल कहा जाता है। जब सूखा आता है तो इसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है और फसलें भी जो है वह बर्बाद हो जाती हैं। ये मैंने फसलें जब भी होंगी, पानी नहीं होगा, ठीक है, नमी की कमी होगी तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी, जिससे अन्न की कमी हो जाएगी और जिसे अकाल कहा जाता है। चारा कम होने की स्थिति में चारा कम होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तृण अकाल। सॉरी स्टूडेंट्स, तृण अकाल कहा जाता है। जल आपूर्ति की कमी जल अकाल कहलाती है। तीनों परिस्थितियां मिल जाएं तो त्रिकाल कहलाती हैं। जब तीनों ही स्थिति मिल जाएंगी तो उसे क्या कहा जाएगा? त्रिअकाल कहा जाएगा, जो सबसे अधिक विध्वंसक होता है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वृहत पैमाने पर मवेशियों तथा अन्य पशुओं की मौत, मानव प्रवास तथा पशु पलायन एक सामान्य परिवेश है। पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने पर बाध्य होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पेयजल से जो संबंधित बीमारियां होती हैं, हैजे, हेपेटाइटिस वगैरह, इन सभी का वो शिकार हो जाते हैं। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तात्कालिक एवं दीर्घकालिक होता है। इसलिए सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं को उन्हें ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। सूखे की स्थिति में तात्कालिक जो सहायता में सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारा और जल की उपलब्धता तथा लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शामिल है। सूखे के निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना, जल आधिक्य क्षेत्रों में अल्प जल क्षेत्रों में उनसे पानी पहुंचाना, नदियों को आपस में जोड़ना, बांध व जलाशयों का निर्माण इत्यादि, नदियां जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान तथा भूमिगत जल भंडारण की संभावना का पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन और उपग्रहों से प्राप्त चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। ये इसके कुछ उपाय बताए गए हैं कि किस तरीके से सूखे से बचा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, और सूखे को कुछ हद तक नियंत्रित भी किया जा सकता है। सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार सूखे से लड़ने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय है। देखिए, ऐसी फसलों को उगाना चाहिए जो सूखे से प्रभावित ना हो, ठीक है। वर्षा जल संवहन होना चाहिए। पानी की जल को वर्षात के जो जल होता है उसे इकट्ठा करना चाहिए। सूखे का प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, मैं आपको मैप से क्लियर करा देती हूँ बेटा। 3 जोन में मतलब हमने सूखे को डिवाइड किया था। एक जो अत्यधिक था, एक थोड़ा सा कम, जिसे आप अधिक सूखे वाला क्षेत्र कह सकते हैं, और एक जो सामान्यतः रूप से प्रभावित है सूखे से। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए बेटा, जो बिल्कुल ही डार्क शेड दिखाई गई है और जो बिल्कुल डार्क शेड है वह सबसे ज़्यादा सूखे से प्रभावित है। और इसमें यदि हम बात करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे जो उत्तरी एरिया है राजस्थान का, ठीक है, उसके साथ कुछ दक्षिणी एरिया भी सम्मिलित किया गया है। यह जो क्षेत्र है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाड़मेर है, जैसलमेर है, ठीक है, ये सभी क्षेत्र सूखे से प्रभावित हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कच्छ के रण की बात की थी, जो एरिया कहाँ पर सम्मिलित है? गुजरात में सम्मिलित है। ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो सूखे से ज़्यादा प्रभावित हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सेकंड यहाँ पर करती हूँ। तो सेकंड देखिए बेटा, मेरा कौन कौन सा एरिया सम्मिलित है?
यहाँ से आप देख सकते हैं ये कुछ एरिया राजस्थान का, कुछ गुजरात का, कुछ इसमें महाराष्ट्र का सम्मिलित है, ये मध्य प्रदेश का सम्मिलित है। ठीक है, यहाँ से यदि हम देखें तो ये कुछ उड़ीसा का, झारखंड का कह सकते हैं आप इसे, और महाराष्ट्र का भी इसमें कुछ एरिया सम्मिलित है, तमिलनाडु का भी सम्मिलित है। और कम की जो सामान्य बात करूँ तो उसमें बेटा हरियाणा भी सम्मिलित है, यूपी भी सम्मिलित है। ठीक है, और यहाँ ये झारखंड का एरिया भी सम्मिलित है, गुजरात का एरिया भी सम्मिलित है जितना बच गया, और कम बहुत सारा महाराष्ट्र का एरिया इंक्लूड है। और नीचे की तरफ यदि हम देखें तो यहाँ तमिलनाडु और कुछ परसेंट केरला का एरिया भी इसमें सम्मिलित है, जहाँ पर कम मात्रा में सूखा पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना यहाँ से। ठीक है, अब जो हमारा देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन नाम से ही क्लियर है, भूमि की एक परत का खिसकना क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ से भूस्खलन के बारे में। क्या आपने श्रीनगर को जाने वाली सड़क तथा कोंकण रेल पटरी पर चट्टानें गिरने से आसान रास्ता रुकने के बारे में पढ़ा है? देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जनरली हम वहाँ पर सुनते रहते हैं कि चट्टान जो है वह गिर गई हैं, और यह भूस्खलन की वजह से होता है, जिससे चट्टान समूह घिस कर ढाल से नीचे गिरता है। देखिए, जो भी चट्टान गिरी है उसका रीज़न यहाँ पर क्या है, भूस्खलन है, या आप ये कह सकते हैं कि चट्टान का गिरना ही भूस्खलन कहलाता है। सामान्यतः भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी और चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं है, परंतु इसका प्राकृतिक पर्यावरण तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य आपदाओं के विपरीत, जो आकस्मिक तथा अनुमेय तथा वृहद स्तर पर दीर्घ तथा प्रदर्शकी कारकों से नियंत्रित है, भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं। देखिए, भूस्खलन का मुख्य रीज़न क्या होता है, जो वहीं का क्षेत्र होता है वहीं होता है, और इसलिए भूस्खलन के बारे में आंकड़े एकत्रित करना और इसकी संभावना का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल है अपितु काफ़ी महंगा भी पड़ता है। भूस्खलन को परिभाषित करना, इसके व्यवहार को कुछ शब्दों में बांधना मुश्किल कार्य है, परंतु फिर भी पिछले अनुभवों, इसकी बारंबारता और इसकी घटने को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे कि भू विज्ञान, भू आकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण तथा मानव क्रियाकलाप के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, जिन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है उन क्षेत्रों के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आज का जो आपका काम है वह है कि आपको ये मैप फिल करना है। ठीक है, मैं आपको क्लियर करा देती हूँ। ये अपना एक मैप के लिए अलग से नोटबुक बना लेना जिसमें आपको मैप चिपकाने हैं, और ये मैप जो है वो आपको शेडेड करके और उसमें फिल करके दिखाना है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना।